हेलो एवरीबॉडी, सो टुडे वी विल डिस्कस द सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपने जैसे कि सीबीएसई का सैम्पल पेपर देखा होगा। इस साल सीबीएसई के सैम्पल पेपर में 4 सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस थे। ठीक है, एंड चारों क्वेश्चंस 4 मार्क्स के थे। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं चारों सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। तो प्लीज़ मेक श्योर टू डोंट स्किप दिस वीडियो बिकॉज सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस करना ईजी नहीं है। ठीक है, लॉट ऑफ पीपल कंपेयर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन विद अनसीन पैसेजेस। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में सोर्स दे रखा होगा, दैट इज जो आपको पैसेज दे रखा होगा, ओके तो जो आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में पैसेज दे रखा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस हैं उस पैसेज में से ही आए। राइट, तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगी कि कैसे आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चारों सोर्स बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। ठीक है, विद प्रॉपर रीजंस, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके सीबीएसई एग्जाम में आने वाले हैं। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एक क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों को फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट समझाना है। बेसिकली जो फोर्थ सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है विच इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसका कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझाना है। तो प्लीज़ मेक श्योर टू लिसन इट अप केयरफुली। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके, सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नाउ एवरीबडी शुड लिसन दिस केयरफुली, क्योंकि आपके सीबीएसई बोर्ड के सैम्पल पेपर में है इस साल, और आपके सीबीएसई एग्जाम में भी आ सकता है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल ये कोई कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ यूएस। ठीक है, और ये कोई कंट्री है, दिस इज़ इंडिया। ठीक है, यूएस और इंडिया। यूएस में एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है जिसका नाम रख लेते हैं 1, और इंडिया में एक कंपनी है जिसका नाम रख लेते हैं 2। ठीक है, अब यूएस की जो कंपनी है वो क्या चाहती है कि हम अपना जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ करें। ठीक है, तो यूएस की बहुत बड़ी कंपनी है, वो चाहती है हम अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करें। तो वो क्या करेंगे, वो जाकर अपनी जो ब्रांचेज हैं इंडिया में खोल लेंगे। ठीक है, मतलब कि वो इंडिया की किसी कंपनी के साथ, फॉर एग्जाम्पल इंडिया की जो एक कंपनी 2 है, ये यूएस की कंपनी 1 इंडिया की इस कंपनी के साथ कोलैबोरेट करेगी। ठीक है, ताकि इसका प्रॉफिट हो सके। ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। यूएस में एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है 1। ये कंपनी चाहती है कि इस कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो व्हाट दिस कंपनी विल डू इज़, ये कंपनी इंडिया में एक कंपनी है 2 उसके साथ कोलैबोरेट करेगी। ठीक है, इंडिया में दिस कंपनी 2 इसके साथ ये यूएस बेस्ड कंपनी कोलैबोरेट करेगी। और यूएस बेस्ड कंपनी इंडिया की सेकेंड कंपनी के साथ क्यों कोलैबोरेट करेगी, क्योंकि उसका मेन पर्पस यही है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो इंडिया में जो प्रोडक्शन है वो सस्ता है, इंडिया में लेबर्स बहुत चीप कॉस्ट में मिल जाते हैं। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए यूएस बेस्ड कंपनी सोचेगी कि अगर हम अपना प्रोडक्शन इंडिया में करेंगे तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इस तरीके से वो इंडिया की इस कंपनी के साथ कोलैबोरेट करेगी। ठीक है, एंड उसके बाद प्रॉफिट्स कमाएगी। दिस इज़ बेसिकली व्हाट वी कॉल एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। राइट, अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया कि भाई 2 कंपनीज होती है। ये कंपनी जाके किसी दूसरे कंट्री की कंपनी में इन्वेस्ट करेगी, और एम क्या होगा, एम सिर्फ यही होगा कि प्रॉफिट इंक्रीज हो सके। ठीक है, नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 2, सेकंड पॉइंट जो मुझे आपको समझाना है, दैट इज़ ऑफ एमएनसी। ठीक है, एमएनसी क्या होती है? एमएनसी देखो, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया और जो अभी मैं आपको एमएनसी का कॉन्सेप्ट बताऊंगी वो थोड़ा बहुत रिलेटेड ही है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि एक यूएस बेस्ड कंपनी है, ठीक है, जिसका नाम है आई, ओके, और फर्स्ट। ठीक है, ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है। अगर ये कंपनी किसी भी और कंट्री में जाकर अपनी ब्रांचेस खोले या फिर किसी भी और कंट्री में जाकर अपना प्रोडक्शन करवाए, ठीक है, तो इस कंपनी को एमएनसी बोला जाएगा। ठीक है, यानी कि एमएनसी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि खुद की कंट्री के अलावा किसी और कंट्री में जाके भी अपनी ब्रांचेस खोले। ठीक है, सो मैंने अब आपको 2 कॉन्सेप्ट बताया। मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 1 बताया, दैट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कॉन्सेप्ट नंबर 2 बताया मैंने आपको एमएनसी का। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफआई लिख रही हूँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, और एमएनसी, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब कि अगर एक कंपनी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ कंपनी 1, दिस इज़ कंपनी 2, अगर ये कंपनी दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रही है, किसी और कंट्री के साथ कोलैबोरेट कर रही है जस्ट टू गेन प्रॉफिट, इट इज़ कॉल्ड एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और एक एमएनसी क्या होती है? एमएनसी मतलब इस केस में ये वाली जो कंपनी है ये एमएनसी हुई क्योंकि इस कंपनी ने दूसरी कंट्री में जाकर अपनी जो ब्रांचेस हैं उसको खोला है। राइट, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एमएनसी। नाउ लेट अस जस्ट कम टू अवर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ एमएनसी एंड
फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, एक अमेरिकन कंपनी है विच इज़ कॉल्ड एज फोर्ड मोटर्स, ठीक है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी है, ठीक है। अब फोर्ड मोटर्स जो है वो इंडिया में आई 1995 में, और इंडिया में इस कंपनी ने 1700 करोड़ लगाए और एक बहुत बड़ा प्लांट बना दिया, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज़ कंपनी फोर्ड मोटर्स। फोर्ड मोटर्स एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, ये इंडिया में आई, ठीक है। इंडिया में एक कंपनी है विच इज़ महिंद्रा। महिंद्रा कंपनी के कोलैबोरेशन में फोर्ड मोटर्स ने इंडिया में 1700 करोड़ इन्वेस्ट करे और इंडिया में एक प्लांट बना दिया ताकि इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में हो सके, क्योंकि इंडिया में चीप कॉस्ट पे लेबर मिल जाता है, प्रोडक्शन बहुत चीप है। इसलिए ये कंपनी चाहती थी, ये जो फोर्ड मोटर्स की कंपनी है, ये चाहती थी कि हम इंडिया में जाएँ और इंडिया में प्रोडक्शन करें ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। फोर्ड मोटर्स ने महिंद्रा के साथ कोलैबोरेट किया और इस तरीके से अपना जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया, ठीक है। महिंद्रा इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, इट इज़ रिलेटेड टू जीप्स एंड ट्रक्स, ठीक है। तो 2004 इस ईयर तक जो फोर्ड मोटर्स है इट वॉज सेलिंग 27,000 कार्स इन इंडियन मार्केट्स वाइल 24,000 कार्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो 1995 में ये जो फोर्ड मोटर्स जो है 1995 में इंडिया में आई, महिंद्रा के साथ कोलैबोरेट किया, थोड़े पैसे इन्वेस्ट करे, ठीक है। उसके बाद 2004 तक क्या हो गया, 2004 तक इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हुआ, इन्होंने बहुत ज़्यादा मोबाइल बनाए, इन्होंने बहुत ज़्यादा कार्स बनाई, राइट। एंड उसके बाद 2004 तक इनकी 27,000 कार्स जो हैं वो इंडियन मार्केट्स में बिक रही थी और 24,000 कार्स जो हैं वो एक्सपोर्ट भी हो रही थी। आप खुद सोचिए फोर्ड मोटर्स के लिए कितना ईजी हो गया, उन्होंने इंडिया में अपनी ब्रांच खोली, इंडिया में थोड़े पैसे इन्वेस्ट करे, उसके बाद उनको कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, राइट। सो द कंपनी वॉन्टेड टू डेवलप फोर्ड इंडिया एज अ कॉम्पोनेंट सप्लाइंग बेस फॉर इट्स अदर प्लांट्स अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। तो जो अब ये कंपनी है फोर्ड मोटर्स, वो चाहती है कि वो एक और कंपनी बनाई विच इज़ कॉल्ड एज फोर्ड इंडिया, और फोर्ड इंडिया पूरे के पूरे वर्ल्ड में ये ऑटोमोबाइल्स दैट इज़ कार्स, बसेस, ट्रक्स सप्लाई करे, ठीक है। तो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, कुछ भी नहीं है, दो कंपनीज़ हैं यहाँ पर, फोर्ड मोटर्स और महिंद्रा। फोर्ड मोटर्स आई, उसने इंडिया में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए महिंद्रा के कोलैबोरेशन में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 27,000 कार्स बना ली, 9 साल में उन्होंने 27,000 कार्स बना ली इंडिया के लिए और 24,000 कार्स बना ली बाकी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करने के लिए। इट मीन्स उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ इंडिया में और वो चाहती है कि वो अपनी और ब्रांचेस इंडिया में भी खोले, राइट। सो आपको पता चल गया होगा अभी तक कि फोर्ड मोटर्स जो है वो क्या कर रही है, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रही है इंडिया में, और ये एक एमएनसी भी है क्योंकि इसने इंडिया में, दैट इज़ ये एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है बट इसने इंडिया में अपनी एक और ब्रांच खोली प्रोडक्शन के लिए, तो दैट मीन्स फोर्ड मोटर्स इज़ एन एमएनसी एज वेल, ठीक है। सो नाउ अब आपको आंसर करने हैं कुछ क्वेश्चंस। द पैसेज गिवन बिलो रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है। ओके तो जैसे कि मैंने आपको बताया दिस पैसेज इज़ रिलेटेड टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है ये पैसेज। नेक्स्ट, according to the given passage Ford Motors can be termed as a multinational company based on which of the following option, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है, मल्टीनेशनल कंपनी ये होती है जिसकी एक से ज़्यादा जगह ब्रांचेज हो, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में ब्रांचेज हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ फोर्ड मोटर्स। फोर्ड मोटर्स ने एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में जाके अपनी ब्रांचेस खोल ली, एक से ज़्यादा कंट्री में वो जाकर प्रोडक्शन कर रही है, दैट मीन्स फोर्ड मोटर्स एक एमएनसी है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वेंचर्स अक्रॉस द ग्लोब, मतलब पूरे के पूरे ग्लोब में उनकी जो ब्रांचेस हैं वो फैली हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो बाकी कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि एमएनसी वही होती है जो किसी दूसरी कंट्री में जाकर अपनी ब्रांच खोले और वहाँ पर प्रोडक्शन करे, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा अगर एक फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है जो कि इंडिया की कंपनी है, ठीक है, वो इंडिया में चाहे जितना भी प्रोडक्शन कर ले, जब तक वो किसी और कंट्री में जाकर अपनी ब्रांच नहीं खोलेगी तब तक उस कंपनी को एमएनसी नहीं बोला जाएगा, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसका नाम है ABC, ठीक है, ये कंपनी है, ठीक है। इसने इंडिया में इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया है, बट इसकी जो ब्रांच है वो इंडिया में ही है। बहुत सारी ब्रांचेस हैं इंडिया में, गुजरात में, राजस्थान में, हर जगह ब्रांचेस हैं, बट इंडिया में ही फैली हुई है ब्रांचेस, कहीं और नहीं है पूरे वर्ल्ड में, किसी और कंट्री में नहीं है। तो दैट मीन्स ये कंपनी एमएनसी नहीं है। एमएनसी वही होगी जिसकी जो ब्रांच है वो इंडिया के अलावा और किसी कंट्री में हो, ठीक है। सो ये जो 3 ऑप्शन हैं दे आर एब्सोल्युटली फॉल्स और ये ऑप्शन जो है दैट इज़ करेक्ट,
राइट। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ वेंचर्स का क्या मतलब होता है। वेंचर्स का मतलब ब्रांचेस ही होता है। तो क्योंकि फोर्ड मोटर्स की अक्रॉस द ग्लोब ब्रांचेस हैं, दैट मीन्स फोर्ड मोटर्स इज एन एमएनसी। ओके, सो 26.3 बाय सेटिंग अप देयर प्रोडक्शन प्लांट्स इन इंडिया फोर्ड मोटर्स वांटेड टू, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि फोर्ड मोटर्स क्या चाहता था। फोर्ड मोटर्स एक एमएनसी है जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रही है इंडिया में। नाउ फोर्ड मोटर्स का बेसिक पर्पस ही यही था कि हम प्रॉफिट्स कमाएं, ठीक है। प्रॉफिट कमाने के अलावा कोई और बिल्कुल भी पर्पस नहीं होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगाने का, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि एक फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी है, ये दूसरी कंट्री में अपनी ब्रांच जाकर इसलिए खोलेगी क्योंकि इस कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाने हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि यूएस बेस्ड कंपनी है, वो इंडिया में अपनी ब्रांच इसलिए खोलेगी क्योंकि इंडिया में जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो बहुत कम है, लेबर बहुत ईजिली मिल जाता है, इंडिया में मार्केट बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता ही इसलिए है ताकि किसी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, ठीक है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बेसिक पर्पस ही यही होता है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाना। ओके, सो फोर्ड मोटर्स इंडिया में सबसे ज़्यादा प्लांट्स क्यों ग्रो करना चाहती है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यूनिट्स क्यों फोर्ड मोटर्स इंडिया में ग्रो करना चाहती है, क्योंकि इंडिया में उनको बहुत कम कॉस्ट का पड़ता है प्रोडक्शन, ठीक है। उसके अलावा इंडिया में लार्ज मार्केट्स भी हैं, तो इस तरीके से उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएंगे, इसलिए वो बेसिकली इंडिया में अपने यूनिट्स खोलना चाहते हैं, राइट। Now, Ford Motors wish to develop Ford India as a component supplying base for its other plant across the globe is the evidence of, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फोर्ड मोटर्स ने अपनी एक ब्रांच खोली महिंद्रा के कोलैबोरेशन में। फोर्ड मोटर्स ने इंडिया में एक ब्रांच खोली विच इज़ कॉल्ड एज फोर्ड इंडिया, ठीक है। तो जो फोर्ड इंडिया है, तो बेसिकली फोर्ड मोटर्स चाहता है कि इंडिया में जो उन्होंने ब्रांच खोली है दैट शुड मेक द ऑटोमोबाइल्स फॉर होल वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो फोर्ड मोटर्स चाहता है कि इंडिया में जो उन्होंने यूनिट खोली है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करें और वो ज़्यादा से ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में ऑटोमोबाइल्स बनाकर सप्लाई करें, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है इट इज़ द एविडेंस ऑफ। तो अगर आप लोगों ने ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ द एविडेंस ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज में प्रोडक्शन को इंटरलिंक करना, दैट इज व्हाट वी बेसिकली कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, इट इज़ ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत ज़्यादा ईजी है, सब बच्चों को आता होगा, बट कुछ टर्म्स हैं जो कि मुझे आपको समझानी है इसमें, ठीक है। सिर्फ कुछ टर्म्स हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहली जो मुझे आपको टर्म समझानी है दैट इज़ राइट टू वोट। सबको पता है राइट टू वोट, आरटीवी लिख रही हूँ। राइट टू वोट मतलब कि हर 18 साल से अबव जो इंसान है उसको वोट देने का राइट है, ठीक है। उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ कि भाई अगर मैं इस कंट्री की सिटीज़न हूँ और अगर मैं चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल कोई लॉ बना, ठीक है, कोई पर्टिकुलर लॉ बना, अगर मैं इस कंट्री की सिटीज़न हूँ और अगर मैं चाहती हूँ कि इस लॉ से रिलेटेड जो पेपर्स हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई काम है जो मुझे देखना है, तो मैं जा सकती हूँ वो देखने के लिए। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब कि एज अ सिटीज़न ऑफ द कंट्री मुझे पता होना चाहिए कि कंट्री में क्या रूल्स हैं, क्या लॉज हैं, क्या रूल से रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अगर मैं कभी भी चाहूँ तो मैं जा करके वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देख सकती हूँ, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी बेसिकली कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब कि भाई मैं अगर एक सिटीज़न हूँ और मैं जाकर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, जितने भी पेपर्स हैं, ठीक है, सब कुछ जाकर अगर मैं देख सकती हूँ एज ए सिटीज़न, इसका मतलब कि जो सिस्टम है उसके अंदर फुल ट्रांसपेरेंसी है, फुल ऑनेस्टी है, कोई किसी से झूठ नहीं बोल रहा। एज ए सिटीज़न मैं जाकर सारे पेपर्स वगैरह सब चेक कर सकती हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स सब देख सकती हूँ। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब यही होता है। ध्यान रखना, इन टर्म्स में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, मैं आपको बहुत क्लियर कट बता रही हूँ, ठीक है। सो मैंने अभी तक आपको बताया राइट टू वोट क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको बताया राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है, और राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्या फॉलो किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी फॉलो की जाती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लेजिटिमेट, ठीक है। लेजिटिमेट का क्या मतलब होता है, नाउ यहाँ पर आपको कहीं वर्ड मिलेगा लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का क्या मतलब होता है, एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि सारे के सारे रूल्स और ऑर्डर्स फॉलो करे, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज लेजिटिमेट। उसके बाद इस पैराग्राफ में जब वो वर्ड आएगा मैं फर्दर मीनिंग तब एक्सप्लेन करूंगी। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल
मैं गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई भी डिसीजन लिया, ठीक है, तो गवर्नमेंट को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने वो डिसीजन क्यों लिया। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो ये टर्म्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपेरेंसी, लेजिटिमेसी, अकाउंटेबिलिटी, ये जो टर्म्स हैं इसके बीच में आपको डिफरेंस पता होना ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी मतलब ऑनेस्टी, एज ए सिटीजन मैं कोई भी डॉक्यूमेंट जाकर देख सकती हूँ, दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले रही है तो गवर्नमेंट को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने वो डिसीजन क्यों लिया, राइट। सो नाउ लेट अस जस्ट रीड दिस फुल पैराग्राफ, बहुत ईजी है। इन डेमोक्रेसी वी आर मोस्ट कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट पीपल विल हैव राइट टू चूज देयर रूलर्स एंड पीपल will have control over the rulers। आपको पता है कि डेमोक्रेसी में ये बहुत मेजर चीज़ होती है कि जो लोग हैं उन्होंने ही रूलर को चूज़ किया है और लोगों का फुल कंट्रोल होता है रूलर पे, ठीक है। वेन एवर पॉसिबल एंड नेसेसरी सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। जो सिटीजन्स हैं उनको पार्टिसिपेट करवाया जाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। किस तरीके से पार्टिसिपेट करवाया जाता है, बेसिकली जो सिटीजन्स हैं वो वोट देते हैं, ठीक है, और जिस भी कैंडिडेट को मैक्सिमम वोट मिलता है वो बेसिकली वो कैंडिडेट डिसीजन लेता है। तो इस तरीके से जो लोग हैं उन्हीं का सिलेक्टेड कैंडिडेट डिसीजंस ले रहा है। इस तरीके से लोगों को पार्टिसिपेट करवाया जाता है डिसीजन मेकिंग में डेमोक्रेसी में, ठीक है। देयरफॉर द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी दैट इट प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स, ठीक है। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन, मतलब कि अगर लोगों ने वो गवर्नमेंट चूज करी है तो वो गवर्नमेंट जो भी डिसीजंस ले रही है उस डिसीजंस का जस्टिफिकेशन, उस डिसीजन का पीछे का रीज़न उस गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है, ठीक है। एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन्स। तो गवर्नमेंट जो है उसको सिटीजन्स की नीड और एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना आना चाहिए, ठीक है। Some people think that democracy produces less effective government। कोई कोई लोग सोचते हैं कि डेमोक्रेसी लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो बात यह है कि यहाँ पर क्या होता है, जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स होते हैं वो बहुत क्विकली डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि डिसीजन जो होता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में वो बहुत क्विक ले लिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। एक रूलर होता है, 2-3 लोग और इन्वॉल्व होते हैं, क्विक डिसीजन ले लिया जाता है, लोगों पर थोप दिया जाता है, ठीक है। बट जो डेमोक्रेसी में डिसीजन लिया जाता है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन नेगोशिएशन। नेगोशिएशन मतलब कि पहले एक डिसीजन लिया जाता है, उसको बहुत जगह से पास करवाया जाता है, उसके बाद लोगों की एडवाइस ली जाती है, उसके बाद लोगों को पसंद नहीं आया तो उसके बाद वापस वो चीज़ पास करवाई जाती है। तो बहुत टाइम लगता है डेमोक्रेसी में किसी भी डिसीजन को आने में। इस तरीके से जो प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा होता है, ठीक है। सो सम डिले इज़ बाउंड टू टेक प्लेस। तो जैसे कि मैंने बताया कि प्रोसेस लंबा होता है तो उसके अंदर थोड़ा डिले हो जाता है, बट जो डिसीजन लिया जाता है वो क्योंकि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके डिसीजन लिया गया है, पूरे प्रोसीजर्स को फॉलो करके डिसीजन लिया गया है, तो वो लोगों के लिए अच्छा साबित होता है, राइट। सो दे हैव राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। जैसे कि मैंने बताया कि जो लोग हैं, ठीक है, वो उनके पास पूरा राइट होता है कि वो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को पूरा एग्जामिन कर सकते हैं। उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी मैंने आपको बताया कि ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है कि कोई भी डिसीजन कैसे लिया गया है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट सब कुछ लोग जो हैं उनके पास मतलब फॉर एग्जाम्पल एज ए सिटीजन मैं जा सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ मुझे इस लॉ से रिलेटेड, इस प्रोसेस से रिलेटेड, इस प्रोसीजर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट दिखाओ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज ट्रांसपेरेंसी। दिस फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अगर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास आप लोग जाओ और पूछो कि भाई ये डिसीजन कैसे लिया, उनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं होगा, कोई प्रोसीजर्स नहीं होंगे, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, ओके। There is another aspect in which democratic government is certainly better than its alternatives. इट इज़ अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके वो गवर्नमेंट बनाई जाती है, प्रॉपर इलेक्शंस को फॉलो करके वो गवर्नमेंट बनाई जाती है, लोग जो हैं वो सेलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को। सो स्लो हो सकती है वो गवर्नमेंट, एफिशिएंट कम हो सकती है, ठीक है, हमेशा रिस्पॉन्स ना दे ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। बट ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये लोगों की खुद की गवर्नमेंट है, ओके। नाउ लेट्स जस्ट आंसर दी 4 क्वेश्चंस, ओके। द फर्स्ट क्वेश्चन इज पीपल्स राइट टू चूज देयर ओन रूलर्स इज कॉल्ड। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लोगों के पास राइट होता है अपना रूलर चूज करने का, दिस इज व्हाट वी कॉल एज राइट टू वोट। ऑफ कोर्स राइट टू इनिशिएट नहीं होगा, राइट टू रेफरेंडम ये कुछ नहीं होगा, इट इज़ right to vote, it is the correct answer, okay। which of the following options help in promoting transparency in the governance। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा के बता दिया था कि ट्रांसपेरेंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट। उसके बाद नेक्स्ट,
डैश मेक द गवर्नमेंट लेजिटिमेट, ठीक है, गवर्नमेंट को लेजिटिमेट कौन बनाता है, ठीक है। नाउ जैसे कि मैंने बताया था कि लेजिटिमेट का क्या मतलब होता है, लेजिटिमेट का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके बनाई गई है, मतलब कि प्रॉपर इलेक्शंस हुए हैं और लोगों ने प्रॉपर प्रोसीजर्स से, एक एक इंसान ने जाकर वोट किया है, उसके बाद मैक्सिमम वोट निकाले गए हैं, इस तरीके से प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके, प्रॉपर रेगुलेशंस को फॉलो करके जो गवर्नमेंट है वो बनाई गई है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज लेजिटिमेसी, ठीक है। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्यों होती है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट इसलिए होती है क्योंकि एक कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस की वजह से जो लोग हैं वो जाते हैं, वोट देते हैं, ठीक है, एंड इस तरीके से प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके एक गवर्नमेंट बनती है। ओके, सो द आंसर इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। डिसीजंस इन डेमोक्रेसी आर मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल बिकॉज दे आर, ठीक है। अच्छा, तो डिसीजन, डेमोक्रेसी में लोग डिसीजन को बहुत इजीली एक्सेप्ट क्यों कर देते हैं, क्योंकि वो जो डिसीजंस होते हैं वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ड्यू प्रोसेसेस का क्या मतलब होता है, सारे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। तो लोग डिसीजन को एक्सेप्ट इसलिए करते हैं क्योंकि सारे प्रोसीजर्स, सारे स्टेप्स फॉलो किए गए हैं डिसीजन मेकिंग में। ओके, सो दिस वाज नेक्स्ट सोर्स बेस्ड question. Now let us just discuss manufacturing industries का source based questions which is also very easy. Okay, coming to the fourth question is of the chapter manufacturing industries, ठीक है। So सबसे पहले manufacturing industries not only helps in modernizing agriculture, so modernizing agriculture का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। modernizing agriculture का क्या मतलब होता है, agriculture में new techniques यूज़ करना, for example agriculture में new irrigation techniques यूज़ करना, ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करना, HYV सीड्स यूज़ करना, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब चीज़ें यूज़ करना। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, मतलब मॉडर्न इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजीज़ एग्रीकल्चर में यूज़ करने को बोलते हैं मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, ठीक है। सो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इंडस्ट्रीज से सारी चीज़ें बनकर आती हैं और फिर वो एग्रीकल्चर में यूज़ होती हैं, ठीक है। उसके अलावा now the thing is they also reduce the heavy dependence of people on agriculture by providing them jobs in secondary and tertiary sector. Okay, this is very important. तो देखो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बनेंगी तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई लैंड है, ठीक है, उस लैंड पे 5 लोग काम कर रहे हैं बट उस लैंड पे ज़रूरत सिर्फ 2 लोगों की है, ठीक है, सिर्फ 2 लोगों की और 5 लोग काम कर रहे हैं। तो अगर कोई मतलब ये बहुत ही लोकल एरिया है, यू नो, बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, तो अगर यहाँ कोई पास में इंडस्ट्री बन गई, ठीक है, एक इंडस्ट्री बन गई, लोकल इंडस्ट्री इसी गांव में, ठीक है, तो जो बाकी के 3 लोग बचे वो जाकर यहाँ इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा। नंबर 1 ये जो घर है, ठीक है, यहाँ पर इनकम आएगी ज़्यादा से ज़्यादा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, ठीक है। उसके अलावा इंडस्ट्री में भी डेवलपमेंट होगा काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से इंडस्ट्रीज़ जब बनती हैं तो लोगों का एग्रीकल्चर के ऊपर से डिपेंडेंस हट जाता है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो भरे हुए हैं जिनकी नीड भी नहीं है, राइट। सो इंडस्ट्रीज़ के बनने से सबसे पहली बात तो जो एग्रीकल्चर है वो मॉडर्नाइज हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंट्रोड्यूस हो जाती है, फॉर एग्जांपल HYV सीड्स एक्सेट्रा, ठीक है। उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ के बनने से जो लोकल लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी बुक में लिखा भी हुआ है, सो ये जो पैराग्राफ है ये बुक में से ही लिया गया है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम अवर कंट्री। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा बनती हैं तो कंट्री में से जो पॉवर्टी है वो इरेडिकेट हो जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी इरेडिकेट हो जाता है। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बनी तो इंडस्ट्रीज़ ने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया और लोगों ने ज़्यादा पैसे कमाए। इस तरीके से जो कंट्री है उसके अंदर से अनएम्प्लॉयमेंट हट जाएगा और पॉवर्टी भी खत्म हो जाएगी। इरेडिकेट मतलब खत्म हो जाना, ठीक है। दिस वाज द मेन फिलॉसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज इन द जॉइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया। तो जितनी भी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज बनी थी उनका मेजर एम यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज बनाएं ताकि एग्रीकल्चर से जो लोग हैं वो उस इंडस्ट्री में जाकर जॉब करें। इस तरीके से जो कंट्री का डेवलपमेंट है वो भी बढ़े, प्रोडक्शन भी बढ़े, लोगों की पॉवर्टी भी कम हो और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो, ठीक है। सो it was also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and backward areas। अगर जितने ज़्यादा ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ बनेंगी वहाँ के लोग भी आकर उस इंडस्ट्रीज़ में जॉब करेंगे, ठीक है, वहाँ के लोग भी आकर उस इंडस्ट्रीज़ में जॉब करेंगे। इस तरीके से पॉवर्टी जो है वो ख़त्म हो सकती है। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड
एक्सपैंड्स द ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी उससे पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट तो खत्म होगा ही, बट ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री का डेवलपमेंट भी होगा। ओके, नाउ countries that transform their raw materials into wide range of finished goods of higher value are prosperous। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल कॉटन, कॉटन तो बहुत सस्ती है, ठीक है, दिस इज कॉटन, इट इज़ वेरी वेरी चीप, बट कॉटन से अगर जाकर कोई क्लॉथ बना दिया, इंडस्ट्री में कॉटन से जाकर एक क्लॉथ बना दिया तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल कॉटन की वैल्यू 100 रुपये है तो क्लॉथ की वैल्यू 100 रुपीज़ होगी। इस तरीके से इंडस्ट्रीज से क्या होता है कि जो गुड्स हैं वो हायर वैल्यू के बन जाते हैं और कंट्री को बहुत प्रॉफिट होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सो यही बोला गया है कि इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी है, इंडिया तभी अमीर हो सकता है जब ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इंडिया में बने। ठीक है, और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। इसका मतलब एग्रीकल्चर और ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, जुड़ी ही हुई हैं, दे मूव हैंड इन हैंड, वो एक साथ मूव करती हैं। ठीक है, so for instance agro industries in India have given major boost to agriculture by raising its productivity। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर की, एग्रो इंडस्ट्रीज मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती है, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, HYVCs, ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि ये सारी चीज़ें बनाती हैं, अब वो सारी चीज़ें एग्रीकल्चर में जाती हैं, एग्रीकल्चर में खेतों में जाती है, जिससे प्रोडक्शन को भी बूस्ट मिलता है। ठीक है, सो दिस इज़ द पैराग्राफ। नाउ जो क्वेश्चंस हैं लेट्स जस्ट डिस्कस देम। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फॉल इन डैश एंड एग्रीकल्चर फॉल इन डैश। अब देखो ये पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं है, सबको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फॉल इन सेकेंडरी सेक्टर और एग्रीकल्चर जो होता है इट फॉल्स इन प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, उसके बाद नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मुझे एक चीज़ नहीं दिखी, दैट इज क्वार्टनरी सेक्टर। सबको पता है प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, टर्शरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, बट क्वार्टनरी सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोज जॉब्स विच आर लेटेस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर, IT एंड रिसर्च डेवलपमेंट, जो सॉफ्टवेयर फर्म्स होते हैं, ऑल ऑफ दीज जॉब्स कम्स इन क्वार्टनरी सेक्टर। ओके, सो सबसे पहले गारमेंट प्रोडक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोडक्शन ऑलवेज कम्स इन सेकेंडरी सेक्टर, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो प्रोडक्शन करती है, इट कम्स इन सेकेंडरी सेक्टर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम्स इन क्वार्टनरी सेक्टर, बैंकिंग कम्स इन टर्शरी सेक्टर एंड माइनिंग कम्स इन प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो देखो वही आंसर है, लेट्स सी। या ए का देखो 3 है, दैट इज गारमेंट प्रोडक्शन इन सेकेंडरी सेक्टर। बी का 4 है, दैट मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन क्वार्टनरी सेक्टर। देन सी का 2 है, दैट मीन्स बैंकिंग इन टर्शरी सेक्टर एंड माइनिंग इन दी प्राइमरी सेक्टर, दैट इज डी का 1 है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। मैंने आपको क्या बताया था, मॉडर्नाइज कैसे कर सकते हैं एग्रीकल्चर को, ज़्यादा से ज़्यादा नई नई चीज़ें लाकर, HYV सीड्स लाकर, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स लाकर, पेस्टिसाइड्स लाकर, पंप्स लाकर, स्प्रिंकलर्स लाकर, न्यू इरिगेशन मेथड्स इंक्लूड करके एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑफकोर्स देखो फार्म इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग से एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज हो सकता है, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से मॉडर्नाइज हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा पंप्स और स्प्रिंकलर्स लगाने से हो सकता है। ठीक है, बट ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लाने से एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज नहीं हो सकता, बिकॉज एग्रीकल्चर डज नॉट नीड लेबर एनी मोर। एग्रीकल्चर को सिर्फ ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज चाहिए, लेबर ऑलरेडी बहुत हैं, तो लेबर प्रोवाइड करने से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो डेवलप नहीं होगा और मॉडर्नाइज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स अ कंट्री नीड टू डेवलप। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि मतलब एक कंट्री की प्रॉस्पेरिटी उसी चीज़ में लाया करती है जितना ज़्यादा से ज़्यादा उस कंट्री में प्रोडक्शन हो। ठीक है, तो प्रोडक्शन जितना ज़्यादा हो, इंडस्ट्रीज जितनी ज़्यादा हो, उतनी वो कंट्री डेवलप्ड मानी जाती है। ठीक है, और उतना उस कंट्री में बाकी फॉरेन लोग भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फॉरेन कंट्रीज़, फॉरेन जो कंपनीज़ है वो भी इन्वेस्ट करना चाहती है। तो इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ को बढ़ाने से क्या होता है कि फॉरेन कंट्रीज़ जो है, फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स जो हैं वो भी तुम्हारी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। ओके, so that is it for this source based question. Now coming to the last source based question, which is also very very easy. It's from history. Now let's just check this out. सो 1815 में जो नेपोलियन है उसको डिफीट कर दिया था बेसिकली। तो क्या हुआ था, 1815 में एक कंजर्वेटिज्म आया था, मतलब बेसिकली 1815 में जितनी भी यूरोपियन गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने सबने मिलकर नेपोलियन को डिफीट कर दिया था, राइट। तो इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो देखो बहुत क्रिस्प, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी इसका आपको। सो बेसिकली 1815 में क्या हुआ था, नेपोलियन को यूरोप की मेजर गवर्नमेंट्स, दैट इज़ ब्रिटेन, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया और रशिया, इन चारों मेजर गवर्नमेंट्स ने मिलकर मतलब इन चारों मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ओके,
ब्रिटेन, क्योंकि ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वरना आपको ये समझ नहीं आएगा, राइट। रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, इन चारों ने मिलकर एक कोएलिशन बनाया, ठीक है, और मिलकर नेपोलियन को 1815 में डिफीट कर दिया, ठीक है। अब ये जो मेजर यूरोपियन गवर्नमेंट्स थी, दैट इज़ ब्रिटेन, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया, ये सब क्या चाहती थी कि पुरानी जो चीज़ें हैं वो वापस आ जाएं, ठीक है। दैट मीन्स ये सब कंजर्वेटिज्म चाहते थे। कंजर्वेटिज्म का क्या मतलब होता है कि पुराने बिलीव्स को वापस लाना, ठीक है। तो ये लोग क्या चाहते थे, ये ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स दोबारा बने, ठीक है, लाइक मोनार्की दोबारा बने, चर्च, जो सोशल हायरार्कीज़ हैं, सोशल हायरार्कीज़ मतलब कि वही डाउरी सिस्टम वगैरह वगैरह, ये सारी सोशल हायरार्कीज़ हैं, ये वापस आ जाएं, ठीक है। प्रॉपर्टी और फैमिली, ये जो सारी पुरानी चीज़ें हैं इसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। नई आइडियोलॉजी नहीं आनी चाहिए लोगों में, क्योंकि जैसे ही लोगों में नई आइडियोलॉजी आती है लोग फ्रीडम की बात करते हैं और लोग फ्री होने की बात करते हैं। इसलिए ये लोग चाहते थे कि एक कंजर्वेटिज्म की स्पिरिट हो, ठीक है। ये लोग का यही मानना था कि मोनार्की, चर्च, ये जो सारी पुरानी ट्रेडिशनल बिलीव्स हैं इनको संभाल के रखना चाहिए, ओके। सो ये लोग ये नहीं चाहते थे कि सोसाइटी बिल्कुल ही पुराने सिस्टम में चल जाए, लाइक प्री रिवॉल्यूशनरी डेज में चले जाए, ठीक है। बट इनका ये मानना था कि जो नेपोलियन ने चेंजेस करे हैं, ठीक है, वो अच्छे हैं उनके लिए, ठीक है। ये लोग ये मानते थे कि जो भी नेपोलियन ने चेंजेस करे हैं दैट विल स्ट्रेंथन द मोनार्की, ठीक है। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। ये लोग खुश थे नेपोलियन के चेंजेस से इन टर्म्स ऑफ कि नेपोलियन ने जो भी चेंजेस करे हैं वो मोनार्की को स्ट्रेंथन करेंगे, और ये लोग यही चाहते थे कि मोनार्की, चर्च, ये सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं ये स्ट्रेंथन हो और ट्रेडिशनल बिलीव्स जो हैं वो भी स्ट्रेंथन हो, ओके। सो बेसिकली कंजर्वेटिव्स जो थे वो यही चाहते थे कि जितने भी लाइक फॉर एग्जांपल जितने भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मोनार्की इम्प्रूव हो सकती है वो सब हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मोनार्की स्ट्रेंथन हो सकती है वो सारे स्टेप्स उन्होंने लिए, ठीक है। उसके बाद 1815 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुई विच इज़ कॉल्ड एज ट्रीटी ऑफ वियना, विच वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर मिस्टर ड्यूक मेटरनिक, ओके। सो जो ट्रीटी ऑफ वियना थी उसके अंदर क्या हुआ था, बेसिकली उस ट्रीटी के अंदर भी वही सारे स्टेप्स लिए गए जिससे जो मोनार्की है वो स्ट्रॉन्ग करी जा सके, ठीक है। सबसे पहले जो बर्बन डायनेस्टी के किंग्स थे, ठीक है, फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी के किंग्स थे, उनको पावर में वापस रख लिया था, ठीक है। उसके अलावा जो चेंजेस है उसको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये फ्रांस है, फ्रांस के आसपास बाउंड्रीज बना दी थी ताकि फ्रांस में आसपास उसके बाद कोई चेंजेस ना हो सके, ठीक है। तो चेंजेस को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी थी और यही कुछ जो है वो बेसिक चीज़ें करी थी, दैट इज़ उन्होंने बर्बन डायनेस्टी को वापस पावर में ले आए थे वो लोग, ठीक है। और वो लोग बेसिकली चाहते थे कैसे ना कैसे करके मोनार्की जो है वो स्ट्रेंथन हो, तो इससे रिलेटेड उन्होंने सारे स्टेप्स लिए थे। अब यहाँ पर आपको एक बात पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रीटी ऑफ वियना का मेजर एम यही था कि बेसिकली एक तो मोनार्की स्ट्रेंथन हो जाए, उसके अलावा उनका एम यही था कि यूरोप में जो पीस है वो मेंटेन रहे, पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, कोई भी गवर्नमेंट को क्वेश्चन ना करे, ठीक है। गवर्नमेंट जो भी रूल्स और ऑर्डर पास करे कोई भी उसको क्वेश्चन ना करे, बिल्कुल पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, ठीक है। तो पीस और स्टेबिलिटी यूरोप में तभी मेंटेन की जा सकती थी जब जो चार बेसिक पावर्स है, देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि चार मेजर पावर्स ने मिलकर नेपोलियन को डिफीट किया था, विच इज़ ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रूशिया, मैं पूरा लिख देती हूँ दोबारा से, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रूशिया एंड ब्रिटेन, ओके, ब्रिटेन। इन चारों पावर्स ने मिलकर नेपोलियन को डिफीट किया था। तो जो ट्रीटी ऑफ वियना है उसके अंदर ये भी डिसाइड किया गया कि ये जो चारों पावर्स हैं इनको इक्वल राइट्स मिले, ठीक है। ऐसा कुछ भी डिसाइड किया गया था। एक एमसीक्यू उस पर बेस्ड है, मैं तब एक्सप्लेनेशन आपको इसका दूंगी ज़्यादा, ओके। नाउ कमिंग टू फर्स्ट एमसीक्यू, देखो बहुत ज़्यादा इजी है फर्स्ट एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्ड अबाउट यूरोपियन कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी, ओके। सो जो कंजर्वेटिव्स थे उनकी बेसिक आइडियोलॉजी क्या थी, उनकी बेसिक यही आइडियोलॉजी थी कि वो लोग प्रिजर्व करें ट्रेडिशनल बिलीव्स, ओके। बाकी कोई ऑप्शन देखो मैच भी नहीं कर रहा है, सिंपल अगर आपको कंजर्वेटिव्स के बारे में पता भी है इस पैसेज में से देख के भी आप आंसर दे सकते हैं कि जो कंजर्वेटिव्स थे उनकी बेसिक आइडियोलॉजी यही थी कि ट्रेडिशनल बिलीव्स को संभाल के रखें, ओके। सो आइडेंटिफाई द पर्पस टू कन्वे the Vienna of Congress in 1815 from the following options,
ओके, सो जो ट्रीटी ऑफ वियना है उसको क्यों सेटअप किया गया, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ट्रीटी ऑफ वियना है उसको इसलिए सेटअप किया गया ताकि जो कंजर्वेटिव रिजाइम है वो यूरोप में दोबारा से फंक्शन हो सके, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंजर्वेटिव बेसिकली 4 यूरोप के पावर्स थे, दैट इज ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रूशिया एंड ब्रिटेन। तो कंजर्वेटिव्स को वापस से पावर में लाने के लिए एक बेसिकली ट्रीटी वहाँ पर कराई गई विच इज कॉल्ड एज ट्रीटी ऑफ वियना। ओके, उसके बाद व्हाट डिड कंजर्वेटिव फोकस ऑन एट द कांग्रेस ऑफ वियना। जैसे कि मैंने बताया कि उनका बेसिक फोकस यही था कि जो स्टेबिलिटी है और जो पीस है वो यूरोप में बना रहे। ओके, नेक्स्ट, हाउ डिड द कांग्रेस ऑफ वियना इंश्योर पीस इन यूरोप। तो बेसिकली मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बेसिकली अगर देखो 4 पावर्स हैं, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, ब्रिटेन और रशिया, ये 4 पावर्स हैं, इनके बीच में पीस कैसे मेंटेन किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि यूरोप में पीस मेंटेन्ड हो, ठीक है। तो इन सबको इक्वल पावर्स देकर यूरोप में पीस मेंटेन किया जा सकता था। तो बेसिकली ट्रीटी ऑफ वियना में यही फोकस किया गया कि पीस मेंटेन रहे। और पीस किस तरीके से मेंटेन रहे, जो चारों बेसिकली पावर्स हैं, जो चारों यूरोप की बेसिक पावर्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल उनका जो बैलेंस है, दैट इज उनका जो पावर है, ठीक है, उनको इक्वल पावर मिले, दैट इज देयर शुड बी बैलेंस इन बिटवीन देयर पावर। ओके, सो दैट इज़ इट। देखो आई अग्री थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एंड जो चारों क्वेश्चंस है वो मैंने सॉल्व करवाए। नाउ इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगी कि ये क्वेश्चन को आपको कैसे अप्रोच करना है। 2 वीडियोस और आएंगे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करने हैं, और एक और वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। बिकॉज आप लोग को क्लियरली दिख गया कि दीज क्वेश्चन डू रिक्वायर लॉट ऑफ हार्डवर्क एंड प्रैक्टिस। सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच दोज वीडियोज़ एज वेल। आई थिंक इस वीडियो के 1-2 दिन बाद या पहले अपलोड हो जाएगा, तो चेक कर लेना, ठीक है। सो ऑल्सो प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।